Hello and welcome to Filler Form. I am Alim Akhtar, sociology teacher at Filler Form. तो हम लोग रटली ब्राउन के कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए थिंकर्स के साथ, जिसका नाम है आर के बर्टन। रॉबर्ट किंग बर्टन के नाम से जाने जाते हैं। सो 1 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। तो जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में जो भी हों, उनको आप बता दीजिए कि 10% अगर डिस्काउंट चाहिए उनको, तो वो ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं अलीम 10 का, जिससे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक। तो रॉबर्ट किन मर्टन के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं विथ इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आता है, रॉबर्ट किन मर्टन वाज एन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हु इज कंसीडर्ड अ फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजी। ठीक। तो ये एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे जो कंसीडर किए जाते हैं फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजी। फाउंडिंग फादर वैसे किसको माना जाता है? फाउंडिंग फादर कौन है? अगस्ट कोम्ब। और डिसिप्लिन के फॉर्म में जिसने लाया था उसको, वो कौन है? इमाइल डर्की। एक फाउंडिंग फादर हैं अगस्ट कोम्ब। सोशोलॉजी एज डिसिप्लिन जो है वो कौन लाया था? ये इमाइल डर्की। और फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजी किसको कहा जाता है? फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजी रॉबर्ट किंग मर्टन को कहा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एंड अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द सब फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी। और एक सब फील्ड है सोशोलॉजी की जिसका नाम है क्रिमिनोलॉजी। सब फील्ड कहते हैं एक जो जनरल फील्ड होती है, जैसे कि सोशोलॉजी में अलग अलग फील्ड होती हैं, अलग अलग ब्रश एरियाज होते हैं, जिसमें एक एरिया होता है क्रिमिनोलॉजी। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है क्रिमिनोलॉजी में, क्योंकि बहुत सारे इनके फ्रेमवर्क हैं, जैसे कूडोज फ्रेमवर्क हैं, डेविएशन के बारे में इन्होंने बात की है। तो ये सब चीज़ें इनकी क्रिमिनोलॉजी में कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज़्यादा है। ठीक। He served as the 74th president of the American Sociological Association। और अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन के ये 47th प्रेसिडेंट भी थे। ठीक। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछे तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक। अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, और कौन से प्रेसिडेंट थे? 47th प्रेसिडेंट। बॉर्न 4 जुलाई 1910। ठीक। 4 जुलाई 1990 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड स्टेट। बहुत डिटेल में नहीं देखना है आपको, बस जनरली कंट्री देख लीजिए, वही बहुत है।
तो यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ और इनकी डेथ जो हुई वो 23 फरवरी 2003 में हुई। 23 फरवरी 2003 में कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में ही। तो ये चीजें आपको याद रखना है, स्पाउस चिल्ड्रेन याद रखने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लुएंस बाय इमाइल दरकीम, टालकट पार्सन, जॉर्ज सिमेल और जेकब हिलर, इन लोगों से ये इन्फ्लुएंस थे। और इनका फुल नेम क्या है, मेयर रॉबर्ट सोचनिक। इन्फ्लुएंस, इनसे जो लोग इन्फ्लुएंस थे वो मार्लो बैन, बंग, जॉक्सी होमन्स, जेम्स सैमुअल कोलमैन, पीटर ब्लॉक, डॉटर स्टोमका जो भी पढ़ा जाता है उसको, पियर पॉलो और डोनाटी, पियर पॉलो डोनाटी, ये सब जो है इन्फ्लुएंस थे रॉबर्ट के मर्टन से, रॉबर्ट किंग मर्टन। तो ये इंट्रोडक्शन था उनका। इंट्रोडक्शन में वो फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजी माने जाते हैं। क्रिमिनोलॉजी जो सब फील्ड है सोशोलॉजी में की, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट है इनकी मेथोडोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। मेथोडोलॉजी क्या कहती है, इनकी कार्य प्रणाली में के बारे में। तो मेथोडोलॉजी मैंने बताया कि उनकी जो स्टडीज होती हैं वो किस तरह से उन्होंने किस मेथड से किया, क्या क्या अप्रोचेस थे वो उनके, वो सब चीजें आ जाती हैं मेथोडोलॉजी, वो सब चीजें आ जाती हैं मेथोडोलॉजी में। तो सबसे पहले आता है इन्होंने इम्पेरिकल अप्रोच से स्टडी किया है। इम्पेरिकल अप्रोच से स्टडी किया है, अनुभव जन दृष्टिकोण के माध्यम से इन्होंने अपनी स्टडी किया है, अपना अध्ययन किया है। Merton argues that the central orientation of functionalism is in interpreting data by their consequences for larger structure in which they are implicated। ठीक, तो मर्टन आर्ग्यू करते हैं कि सेंट्रल ओरिएंटेशन ऑफ फंक्शनलिज्म is in interpretation data by their consequences for larger structure in which they are implicated। तो जो भी डाटा आप एकत्र कर रहे हैं उनको इंटरप्रेटेट करिए किसमें, लार्जर स्ट्रक्चर पे, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं उनके क्या यूजेज हैं, इन विच दे आर इम्प्लीकेटेड। अनुभव जन दृष्टिकोण, मर्टन का तर्क है कि कार्यात्मकता का केंद्रीय अभिविन्यास उन बड़ी संरचनाओं के लिए उनके परिणामों द्वारा डेटा की व्याख्या करना है जिनमें वो फंसे हुए, जिनमें वो इम्प्लीकेटेड मतलब फंसे हुए नहीं, जिनमें वो मौजूद है, ये कह सकते हैं। तो ऐसी चीजों की डिटेल में स्टडी करना, ऐसे डाटा की डिटेल में स्टडी करना जो उन संरचनाओं से ही निकले हुए हों, और उनका जो है यही चीज जो है कार्यात्मकता का केंद्रीय अभिविन्यास होता है, मर्टन के अकॉर्डिंग ये कहना। Like Durkheim and Parson, he analyzes society with reference to whether cultural and social structure are well or badly integrated। ठीक, डर्कीम और पार्सन की तरह इन्होंने एनालाइज किया है सोसाइटी विद रेफरेंस टू वेदर कल्चरल एंड सोशल स्ट्रक्चर। ठीक, तो इन्होंने सोसाइटी की स्टडी कैसे किया है, कल्चरल और सोशल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, किस तरह वो बहुत अच्छे तरीके से या बहुत खराब तरीके से इंटीग्रेटेड हुए हैं सोसाइटी में। इंटीग्रेटेड मतलब उसमें मौजूद रहना। ठीक, तो कैसे वो काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या बैड तरीके से काम कर रहे हैं। अगर अच्छे से कर रहे हैं तो कितने अच्छे से कर रहे हैं, बैड तरीके से कर रहे हैं तो कितने बैड तरीके से कर रहे हैं, और कैसे कैसे कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने सोसाइटी को स्टडी करते वक्त कल्चर और स्ट्रक्चर दोनों पे ध्यान दिया। डर्कीम और पार्सन की तरह वो इस संदर्भ में समाज का विश्लेषण करते हैं कि क्या संस्कृति और सामाजिक संरचनाएं अच्छी तरह से एकत्रित हैं या बुरी तरह से। ठीक, तो वो किस चीज की स्टडी करते हैं, समाज का विश्लेषण करते वक्त वो संस्कृति और सामाजिक संरचनाओं के बारे में स्टडी करते हैं कि क्या ये अच्छी तरह से एकत्रित हैं या नहीं, या बुरी तरह से।
ठीक अच्छी तरह से एकीकृत हैं या बुरी तरह से हैं, इसकी स्टडी उन्होंने किया। उसके बाद आता है सेल्फ फुलफिलिंग और डिफीटिंग प्रोफेसी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट के मर्टन का। ठीक, सेल्फ फुलफिलिंग और डिफीटिंग प्रोफेसी। सोशोलॉजिस्ट रॉबर्ट मर्टन कॉइन्ड द एक्सप्रेशन एंड डिफाइंड इट एज, तो इसको जो कॉइन किया है वो किसने किया है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया है। और डिफाइन करते वक्त उन्होंने क्या कहा है? अ फॉल्स डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन इवोकिंग अ न्यू बिहेवियर विच मेक्स द ओरिजिनल फॉल्स कंसेप्शन कम्स ट्रू। ठीक, तो एक क्या है? फॉल्स डेफिनेशन है किसी भी सिचुएशन की, ऑफ द सिचुएशन इवोकिंग अ न्यू बिहेवियर, जिसकी वजह से एक नया बिहेवियर डेवलप होता है और जिसकी वजह से जो क्या बनाता है, जो ओरिजिनल बिहेवियर है उसको फॉल्स बनाता है। द ओरिजिनल फॉल्स कंसेप्शन कम्स ट्रू, जो भी फॉल्स कंसेप्शन होता है उसको ट्रू मान लिया जाता है। ठीक, जो भी फॉल्स कंसेप्शन होता है उसको ट्रू मान लिया जाता है। तो इसीलिए सेल्फ फुलफिलिंग और डिफीटिंग प्रोफेसी इसी को कहा जाता है। सोशोलॉजिस्ट रॉबर्ट के मर्टन कॉइन्ड द एक्सप्रेशन एंड डिफाइंड इट एज अ फॉल्स डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन, किसी भी डेफिनेशन, किसी भी सिचुएशन की ऐसी डेफिनेशन बताना जिसकी वजह से उसमें बिहेवियर में चेंज आता हो, एक नया बिहेवियर डेवलप होता हो, और उस वजह से जो एक फॉल्स चीजें हैं, जो एक मतलब झूठी चीजें हैं, उसको, उस कंसेप्शन को सही मान लिया जाता है। तो इसी को सेल्फ फुलफिलिंग और डिफीटिंग प्रोफेसी कहा जाता है। स्वयं को पूरा करने या पराजित करने वाली भविष्यवाणी। समाजशास्त्री रॉबर्ट मर्टन ने अभिव्यक्ति को गढ़ा और इसे परिभाषित किया। एक नए व्यवहार को उत्पन्न करने वाली स्थिति की एक झूठी परिभाषा। तो एक नए व्यवहार को उत्पन्न करने वाली स्थिति की एक झूठी परिभाषा, किसी भी स्थिति की एक झूठी परिभाषा बनाइए जिससे एक नया व्यवहार डेवलप होता हो, जो मूल गलत धारणा को सच बताती है, जो मूल गलत धारणा थी उसको सच बताने लगती है। ठीक, जो भी गलत धारणाएं चलती आ रही हैं उसको सच बताने लगे, उसको सच्चा मानने लगे। ठीक, बहुत सारी चीजें समाज में ऐसी होती हैं जो पहले तो झूठ होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको इतना यूज किया जाने लगता है, इतना मतलब उसको रिपीटेडली करने उसकी डेफिनेशन बताई जाने लगती है कि आप जो है उसको फिर सच ही मानने लगते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी समाज में आपने देखा होगा। तो वो खुद को, अपने आप को खुद डिफीट कर रहे हैं। ठीक, अपने आप को खुद सेल्फ फुलफिलिंग एंड डिफीटिंग प्रोफेसी, अपने आप को खुद डिफाइन कर रहे हैं, खुद अपनी तरफ से मतलब सारे डेफिनेशन बता रहे हैं, जिसकी वजह से उस कॉन्सेप्ट को आप सही मानने लगते हैं। As such, an individual expectation can come true simply because the individual is acting as if those beliefs are already true. ठीक, जैसे कि एक इंडिविजुअल की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ट्रू हो जाती है। क्यों? सिंपली बिकॉज द इंडिविजुअल इज एक्टिंग एज इफ दोज बिलीव आर ऑलरेडी ट्रू। हम वही काम करते हैं जिसमें हमको लगता है कि इससे जो चीजें मिलने वाली हैं वो सही है। जैसे किसी व्यक्ति की अपेक्षाएं केवल इसलिए पूरी हो सकती हैं क्योंकि व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जैसे कि वो मान्यताएं पहले से ही सत्य है। ठीक, आप ऐसे मान्यताओं को मानने लगते हैं जो पहले से ही सच बताई गई हैं, और आप उसी के बेसिस पे उसी को मीन बनाकर आप गोल को अचीव करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है फंक्शनलिज्म, कार्यात्मकता। ठीक, तो फंक्शनलिज्म की भी स्टडी किया है आर के मार्टन ने। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स को ही पढ़ रहे हैं। जितने भी थिंकर को हमने पढ़ा है, ऑल्दो उसमें कार्ल मार्क्स और वेबर तो नहीं है, लेकिन मेलिनोस्की, इमाइल डर्कीम, रेटक्लिफ ब्राउन और आर के मार्टन, ये सब जो है फंक्शनलिज्म पे ही बिलीव करते हैं।
ऑल्दो जो आर.के. मर्टन है उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है फंक्शनलिज्म को नहीं क्रिटिसाइज किया है, कुछ थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया है, जैसे मेलिनोस्की की कुछ थ्योरीज हैं, रेडक्लिफ ब्राउन के कुछ पोस्टुलेट हैं, उन सबको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। आगे हम लोग वो पढ़ेंगे। मर्टन परसेप्शन ऑफ फंक्शनलिज्म all standardized social and cultural belief and practices are functional for both society as a whole as well as individual in society। तो इन्होंने क्या कहा कि जितने भी स्टैंडर्डाइज सोशल एंड कल्चरल बिलीफ हैं सोसाइटी में, जो भी प्रैक्टिस की जाती हैं वो फंक्शनल है, किसके लिए? सोसाइटी के लिए भी और उसके साथ साथ इंडिविजुअल के लिए भी, दोनों के लिए वो फंक्शनल है। तो एज अ होल किसने स्टडी किया? एज अ होल स्टडी किया इमाम डर्कीम ने, कि जो भी चीजें होती हैं बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, वो क्या है? फंक्शनल होती हैं सिर्फ सोसाइटी के लिए। लेकिन ये कहते हैं कि जो बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हैं, जो भी कल्चरल बिलीफ या प्रैक्टिसेस हैं जो भी सोसाइटी में पाई जाती हैं, वो फंक्शनल होती हैं किसके लिए? सोसाइटी के लिए, और उसके साथ साथ किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। ठीक। कार्यात्मक प्रकार्यवाद की मर्टन की धारणा सभी मानकीकृत सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास और प्रथाएं समाज में संपूर्ण समाज के साथ साथ व्यक्तियों के लिए भी कार्यात्मक है। तो ये क्या कहते हैं कि समाज में जो भी मानकीकृत सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास और प्रथाएं हैं, वो सिर्फ समाज के लिए ही नहीं कार्यात्मक होती हैं, बल्कि वो उसके साथ साथ व्यक्ति के लिए भी वो कार्यात्मक होती हैं। ठीक। तो वो समाज के साथ साथ व्यक्ति के लिए भी कार्यात्मक होती हैं। यही उनका कार्यात्मकता का कॉन्सेप्ट था, प्रकार्यवाद का कॉन्सेप्ट था, फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखना है पॉइंट। सारे लोगों ने फंक्शनलिज्म की बात की, लेकिन किसने किस चीज की बात की, ये चीज को आपको याद रखना है। तो ये इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों की बात कर रहे हैं। मेलिनोस्की जो है वो इंडिविजुअल की करते हैं, इमाम डर्कीम जो है वो होल की करते हैं, सोसाइटी की करते हैं। ठीक। लेकिन ये जो है इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों की करते हैं, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। लैटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन के बारे में बात किया है आर.के. मर्टन ने। आपने बहुत बार सुना होगा ये कॉन्सेप्ट कि मर्टन ने लैटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन के बारे में बात किया है। तो अव्यक्त और प्रकट कार्य, जिसको लैटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन को अव्यक्त और प्रकट कार्य भी कहा जाता है। नहीं, आपने पहली बार अगर ज्वाइन किया है तो देखिए, आज हमने मर्टन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। टॉपिक सारी अलग अलग होती हैं, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक आपसे छूट गया तो दूसरी टॉपिक आप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है मर्टन की, और बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा है रेडक्लिफ ब्राउन को या मेलिनोस्की को या कार्ल मार्क्स को, जो भी पढ़ा है वो अलग अलग अपना टॉपिक के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो मैं तो कहूँगा कि क्लास जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वो आप देखते रहिए। बीच में आप अभी बहुत ज़्यादा क्लासेस तो हुई नहीं है, तो बीच में अगर 1-2 घंटे आप देते हैं इस क्लास के लिए, मतलब जो रिकॉर्डेड क्लास है उनके लिए, तो 1-2 घंटे में अगर आप देखते हैं तो आप जल्दी आप कवर कर लेंगे। फालतू अगर आप सिर्फ लाइव क्लासेस देख रहे हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि अभी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वो मत छोड़िएगा। टॉपिक अलग होती हैं, कोई मतलब उससे लिंक नहीं होता है। अगर लिंक होता भी है तो मैं उसमें बता देता हूँ कि क्या लिंक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लैटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन के बारे में बात किया उन्होंने, अव्यक्त और प्रकट कार्य। लैटेंट का क्या मतलब होता है? लैटेंट का मतलब ही होता है छुपा हुआ, अव्यक्त का मतलब ही होता है छुपा हुआ। छुपा हुआ, ठीक, जो दिख ना रहा। ठीक। तो
मर्टन कहते हैं कि कोई भी फंक्शन जो सोसाइटी में होता है, ठीक, कोई भी फंक्शन जो सोसाइटी में होता है, फंक्शनल चीजें जो भी होती हैं उसके दो कार्य होते हैं, उसके दो फंक्शनल मोटिव्स होते हैं। एक लेटेंट मोटिव होता है और एक मैनिफेस्ट मोटिव होता है। मैनिफेस्ट मतलब जो आप करना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई आदमी जो है मैरिज कर रहा है, तो मैरिज कर रहा है तो सारे चीजें आपको दिख रहा है कि मतलब टेंट लगे हुए हैं, मतलब मंडप सजे हुए हैं, फूल और बहुत सारी चीजें जो भी इंतजाम होता हो मैरिज सेरेमनी में, वो सारी चीजें आपको दिखती है। तो एक तरह से वो क्या है, मैनिफेस्ट फंक्शन आपको दिख रहा है। लेकिन उसका जो लेटेंट फंक्शन है जो क्या है, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक, मैरिज आदमी क्यों करता है, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, बच्चों की पैदाइश के लिए। तो वो क्या है, एक तरह का लेटेंट फंक्शन है। ठीक, तो यही मर्टन कहते हैं कि जितने भी फंक्शनल चीजें होती हैं सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं दो फंक्शन करती हैं, दो तरह के फंक्शन, जिसमें एक लेटेंट फंक्शन होता है और एक मैनिफेस्ट फंक्शन होता है। नेटवर्क प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं है, आप देख लीजिए अपनी तरफ। ठीक, तो मैनिफेस्ट फंक्शन के बारे में क्या कहते हैं मेलियो राल्फ के मर्टन, देख लेते हैं क्या है मैनिफेस्ट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन कहते हैं जो खुला हो, प्रकट कार, प्रकट मतलब जो सामने से देख सकता हो, देख सकते हो आप, ये सब चीजें क्या होती है, प्रकट होती है। ठीक, द रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी सोशल पैटर्न। कोई भी चीज जो हो रही है सोसाइटी में, सोशल पैटर्न मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी चीजें जो, कोई भी एक्टिविटी जो सोसाइटी में हो रही है, उसका जो इंटेंडेड एंड कॉन्सिक्वेंसेज होता है, रिकॉग्नाइज एंड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होता है, वो क्या होता है। ठीक, जैसे कि अगर आप पानी पी रहे हैं, तो पानी पी रहे हैं तो क्या है, एक तरह का पानी पीने में भी दो फंक्शन है, एक लेटेंट है और एक मैनिफेस्ट है। लेटेंट, मैनिफेस्ट क्या है, मैनिफेस्ट क्या है, आपको प्यास लगी है और आप पानी पी रहे हैं, तो आपका इंटेंशन और रिकॉग्नाइजेशन क्या है कि आप प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे हैं। ठीक, तो ये आपका मतलब मैनिफेस्ट फंक्शन है, दिख रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, प्यास लगी थी आप पानी पी रहे हैं, उसी चीज को। ये क्या है, आपका, आपकी जो इंटेंशन थी और आप वही रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं। ठीक, प्यास लगी तो खाना तो खाएंगे नहीं, आप पानी पियेंगे। तो ये क्या, एक तरह से आपकी इंटेंशन होती है प्यास बुझाना, जिसकी वजह से आप पानी पीते हैं, और ये एक रिकॉग्नाइज होता है। ठीक, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि आपकी प्यास बुझ जाती है, पानी की पीने के बाद आपकी प्यास बुझ जाती है, ये आपका कॉन्सिक्वेंसेस है। तो ये क्या है, एक तरह का इंटेंडेड रिकॉग्नाइज कॉन्सिक्वेंसेस था कि आपने प्यास लगी पानी उठा के पी लिया। लेकिन उसका लेटेंट फंक्शन क्या है, पानी का काम क्या है, पानी जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। पानी की वैसी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, तो अब ये इसका क्या हो गया, लेटेंट फंक्शन हो गया। जो कोई भी मतलब ये सोच के पानी नहीं पीता है, कभी मतलब हो सकता है पी लिया हो, लेकिन ऐसे कभी ये सोच के आदमी, ये इंटेंडेड फंक्शन नहीं होता है कि मेरा डाइजेशन सही होगा इसलिए मैं पानी पी रहा हूँ, ऐसा कोई सोच के नहीं पीता है। हाँ, मतलब हो सकता है कभी रिकॉग्नाइज किया हो, कभी इंटेंडेड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन हमेशा नहीं होता है। आमतौर पे यही माना जाता है कि आप जो है प्यास लगती है तभी पानी पीते हैं। ठीक, डाइजेशन के लिए कोई नहीं पीता है, तो डाइजेशन क्या हो गया यहाँ पे, लेटेंट फंक्शन हो गया। तो ऐसी जो भी एक्टिविटीज होती हैं समाज में, वो क्या होती हैं, उसके दो फंक्शन होते हैं, एक लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन। अब इसमें मैरिज का एग्जांपल अगर मैं दूं, तो मैरिज का मैंने दिया एग्जांपल पहले भी। अब मैरिज का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कन्यादान वगैरह हो रहा है, फेरे लग रहे हैं, मंडप सजे हुए हैं, बारात आ रही है, या मतलब खाना खिलाया जा रहा है, हर सारी चीजें जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब दिख रही हैं। और ये सब जो होती हैं उसका एक इंटेंशन भी होता है, एक रिकॉग्नाइज कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है। कैसे होता है, सारे लोगों को पता होता है कि ये जो हो रहा है ये क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, शादी है। ठीक, तो ये क्या हो गया, मैनिफेस्ट फंक्शन हो गया। लेकिन शादी का एक लेटेंट फंक्शन भी है, मैरिज फंक्शन, जो क्या है, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, तो ये क्या है, एक तरह से लेटेंट फंक्शन होता है।
इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, और ये इंटेंडेड और अनरिकॉग्नाइज्ड और अनइंटेंडेड और अनरिकॉग्नाइज्ड होता है। ठीक, किसी भी सामाजिक पैटर्न के मान्यता प्राप्त और इच्छित परिणाम क्या होते हैं, वही उसका प्रकट कार्य होता है। ठीक, आप मान्यता प्राप्त मतलब कि जो काम कर रहे हैं आपको पता होता है कि हम किस लिए कर रहे हैं, वो चीजें दिख रहा है, मतलब दूसरा भी देख के बता देगा कि आप किस लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक, दूसरा जब आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो देखेगा, तो वो बता देगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो एक तरह से क्या है, प्रकट कार्य है, कोई भी देख के बता सकता है। लेकिन जो आ, अव्यक्त कार्य होते हैं वो दिखते नहीं है, लेकिन वो होते हैं। जो भी एक्टिविटीज होती हैं समाज में, जो भी पैटर्न होते हैं सामाजिक पैटर्न, उसमें दोनों चीजें होती हैं, प्रकट कार्य और अव्यक्त कार्य दोनों। लैटेंट फंक्शन क्या है, अव्यक्त कार्य क्या है, द अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी सोशल पैटर्न। तो समझ में आ गया होगा अनइंटेंडेड और अनरिकॉग्नाइज्ड क्या होता है। ठीक, अनइंटेंडेड अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब कि जो आप सोचते नहीं हैं। ठीक, जो आप सोचते नहीं हैं, जैसे कि वाटर का मैंने एग्जांपल दिया कि आप डाइजेशन के लिए नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप वाटर जो है वो जाके डाइजेशन में मदद कर रहा है। एक पानी कहीं ना कहीं जाके आपके डाइजेशन में मदद कर रहा है, लेकिन आपकी इंटेंशन वो नहीं होती है, लेकिन वो अनइंटेंडेड और अनरिकॉग्नाइज्ड कॉन्सिक्वेंसेज है, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसेज होता है, और इसी कॉन्सिक्वेंसेज को मर्टन ने लैटेंट फंक्शन कहा है। किसी भी सामाजिक पैटर्न के गैर मान्यता प्राप्त और अनपेक्षित परिणाम को क्या कहा जाता है, अव्यक्त कार्य कहा जाता है। इसके बाद आता है डिसफंक्शन, शिथिलता। शिथिलता शिथिलता किसको कहते हैं, डिसफंक्शन या शिथिलता। Dysfunction are any social elements that disrupt the stability of society and causes the society not to run smoothly। कोई भी काम, कोई भी सोशल एलिमेंट्स, चाहे वो कोई फंक्शन हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी चीज हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, अगर वो जो है ऐसा एलिमेंट है जो सोसाइटी की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, सोसाइटी की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब कि उसको स्मूथली वर्क करने में दिक्कत पैदा कर रहा है। हाँ, मतलब कि यूनिटी को खराब कर रहा है, फंक्शनल यूनिटी को खराब कर रहा है, स्टेबिलिटी को खराब कर रहा है, और जिसकी वजह से सोसाइटी जो है स्मूथली गवर्न नहीं कर पाती है। तो ऐसे सारे फंक्शन को, ऐसे सोशल एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, डिसफंक्शन कहा जाता है। बहुत सारे आ, ऐसे स्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं जो डिसफंक्शन का काम करते हैं। शिथिलता, शिथिलता कोई भी सामाजिक तत्व है जो किसी समाज की स्थिरता को बाधित करता है। ठीक, तो ये कोई भी तत्व है, सामाजिक तत्व है जो किसी भी समाज की स्थिरता को बाधित करता है, मतलब उसको, उसकी स्थिरता पे रोक लगाता है, और समाज को सुचारू रूप से नहीं चलाने का कारण है। ठीक, जिसकी वजह से समाज सुचारू रूप से चल नहीं पाता है। ठीक, ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है, शिथिलता कहा जाता है, यानी कि डिसफंक्शन कहा जाता है। नॉन फंक्शन किसको कहते हैं, गैर कार्य किसको कहते हैं। नॉन फंक्शन विच ही डिफाइन एज consequences that are simply irrelevant to the system under consideration। बहुत सारे समाज में ऐसे फंक्शन होते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं, अगर वो नहीं भी हो तो काम चलता रहेगा, सोसाइटी स्मूथली वर्क करती रहेगी, तो ऐसे फंक्शन को नॉन फंक्शन कहा जाता है, ऐसी एक्टिविटीज को नॉन फंक्शनल कहा जाता है। ठीक, तो मर्टन ने डिफाइन किया है नॉन फंक्शन को कि बहुत सारे समाज में ऐसी चीजें होती हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेज से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो इररिलेवेंट होते हैं, अगर वो नहीं भी हो समाज में तो सोसाइटी स्मूथली वर्क करेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गैर कार्य जिसे उन्होंने एक परिणामों के रूप में परिभाषित किया है। ठीक, 1 मिनट। हाँ, गैर कार्य जिसे उन्होंने एक परिणामों के रूप में परिभाषित किया, जो
विचाराधीन प्रणाली के लिए बिल्कुल अप्रासंगिक है। ठीक। मतलब कि जो भी समाज में ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिसके परिणाम जो है वो तो समाज के किसी काम नहीं आते हैं, और अगर ऐसे काम, ऐसे कार्य या ऐसे तत्व समाज में ना हो तो तब भी समाज जो है बहुत ही स्मूथली फंक्शन करेगा, समाज बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। ठीक। ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है? गैर कार्य कहा जाता है। स्टडीज होपी कल्चर रैंड डांसेस, तो मैनिफेस्ट और लैटिन फंक्शन को पढ़ने के लिए इन्होंने होपी कल्चर रैंड डांसेस की स्टडी किया था। तो ये आपको याद रखना है। होपी कल्चर रैंड डांस की स्टडी किया था, किस लिए? लैटिन और मैनिफेस्ट फंक्शन को बताने के लिए। तो ये चीज आपको याद रखना है। अव्यक्त और प्रकट कार्य को बताने के लिए इन्होंने इसकी स्टडी किया था। ओपी संस्कृति, इसमें वर्षा नृत्य की स्टडी किया था। ठीक। वर्षा नृत्य। क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनल पॉस्टुलेट, कुछ फंक्शनल पॉस्टुलेट थे जिसमें दो मेलिनोस्की के हैं और एक रेडिकली ब्राउन के हैं, उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। कार्यात्मक पॉस्टुलेट की तीन आलोचनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम लोग। द पॉस्टुलेट ऑफ द फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी, ये किसका है? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन का है। इसको क्रिटिसाइज किया है आर के मर्टन ने, और ये कहा है कि सोसाइटी में जरूरी नहीं है कि सारे जो है आ, सारे स्ट्रक्चर मिलके फंक्शनल यूनिटी क्रिएट करें। बहुत सारे डिसफंक्शन भी होते हैं सोसाइटी में, बहुत सारे डिसफंक्शन भी सोसाइटी में होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा फंक्शनल यूनिटी होती है। द पोस्टुलेट ऑफ द फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी, ये ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया था कि सारे स्ट्रक्चर जो है वो यूनाइट होकर एक साथ फंक्शनल यूनिटी क्रिएट करते हैं और यूनिटी के बेस पे कार्य करते हैं, यूनिटी के बेस पे काम करते हैं। लेकिन इसको मर्टन ने क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा यूनिटी मेंटेन रहती हो। ठीक। कार्यात्मक पोस्टुलेट की तीन आलोचनाएं। सबसे पहली आलोचना ए आर रेडक्लिफ ब्राउन की है, जिसमें ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा था? समाज की कार्यात्मक एकता का सिद्धांत दिया था। समाज की मतलब इन्होंने कहा था कि समाज में हमेशा कार्यात्मक एकता होती है, लेकिन मार्टन ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कहा कि एकता नहीं होती है, ऐसा बोला कि हमेशा जरूरी नहीं है ऐसा कि ऐसा हमेशा एकता बनी रहे। लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा कि ये हमेशा ऑलवेज ऐसा होता है। उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि डिसफंक्शन भी होता है समाज में, उसके बारे में भी हमको देखना चाहिए। ठीक। शिथिलता भी होती है समाज में। उसके बाद दो फंक्शन है, दो पॉस्टुलेट है मेलिनोस्की के, इसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। पहला पॉस्टुलेट मेलिनोस्की का क्या है? द पॉस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, मतलब कि एक इंस्टीट्यूशन जो एक समाज में पाया जाता है, वो जो काम करता है वो दूसरे समाज में भी वही काम करता है। यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म इसी को कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई रिलीजन है, मान लेते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कोई रिलीजन है, तो रिलीजन जो इंडियन समाज में काम करेगा वही हर समाज में काम करेगा। तो इसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि जरूरी नहीं है, कहीं कहीं रिलीजन जो है वो फंक्शनल काम करता है और कहीं कहीं ये डिसफंक्शनल या नॉन फंक्शन का भी काम करता है। ठीक। जैसे कि बहुत मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन क्या है? नॉन फंक्शन है तो, लेकिन वो नॉन फंक्शन के बेस पे काम कर रहा है, अगर वो नहीं भी रहे तो चल जाए। ठीक। सार्वभौमिक कार्यात्मकता का की अवधारणा जो है मेलिनोस्की की है, इसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और ये कहा है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सार्वभौमिक कार्यात्मकता रहे। कभी कभी जो है एक संरचना एक समाज में जो काम कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो संरचना दूसरे समाज में वही काम करे। वो
गैर कार्य भी कर सकती है या शिथिलता भी ला सकती है। ठीक। थर्ड पॉस्टुलेट जिसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया वो भी मेलिनोस्की का है। उसमें क्या है, द पॉस्टुलेट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी। ठीक, मतलब कि ऐसे कुछ अ, समाज में स्ट्रक्चर है, समाज में जो सोशल सिस्टम है उसको आप वो इंडिस्पेंसिबल होते हैं। इंडिस्पेंसिबल कहते हैं जो कभी खत्म ना होने वाला। ठीक, तो ये मेलिनोस्की ने कहा था कि जो सोशल सिस्टम है वो इंडिस्पेंसिबल है, वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, वो हमेशा वो इंडिस्पेंसिबल रहेंगे, कभी भी उसको हटाया नहीं जा सकता। फिर अपरिहार्यता का की अवधारणा दिया है उन्होंने। तो अपरिहार्यता क्या होती है, अपरिहार्यता क्या होती है, अपरिहार्यता मतलब होता है कि कभी खत्म ना होने वाले। तो समाज में कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, कुछ ऐसे सामाजिक स्थितियां होती हैं, या मतलब कह सकते हैं कि सामाजिक अ, संगठन होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं और उनको खत्म नहीं किया जा सकता है, उसी को इंडिस्पेंसिबिलिटी कहा जाता है। ठीक, या आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। इंडिस्पेंसिबिलिटी का मीनिंग ये भी हो सकता है, अपरिहार्यता की ये भी मीनिंग होता है कि उसकी जगह पे कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन लाना, या कोई सामाजिक संगठन है उसकी जगह पे कोई दूसरा संगठन ले आना। तो इसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और ये कहा है कि कम्युनिज्म जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है रिलीजन को खत्म करने का। कम्युनिज्म जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस पॉस्टुलेट को क्रिटिसाइज करने का, कि रिलीजन की जगह जो है वो कम्युनलिज्म ने ले लिया। ठीक, कम्युनिज्म ने ले लिया, रिलीजन की जगह कम्युनिज्म लेता जा रहा है अभी। ठीक, समाज में बहुत ज्यादा एथिक्स यानी कि मतलब नास्तिकता बढ़ रही है। तो ये तीन पॉस्टुलेट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। ये याद रखना है आपको कि एक पॉस्टुलेट उनमें से रट्टी ब्राउन का था, जिनमें उन्होंने फंक्शनल यूनिटी की बात की है। बाकी दो पॉस्टुलेट जो है वो मेलिनोस्की के थे। एक पॉस्टुलेट यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म का था, दूसरा फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी का था। ठीक, एक पॉस्टुलेट सार्वभौमिक कार्यात्मकता का था और दूसरा किसका था, अपरिहार्यता का था। ठीक, तो ये दोनों धारणाएं आपको याद रखनी है जिसको मेलिनोस आर के मर्टन ने क्रिटिसाइज किया। ठीक, उसकी आलोचना की है। It doesn't account for this function and other alternative that can do a better job for society। मतलब कि ये शिथिलता और अन्य विकल्पों के लिए जिम्मेदार नहीं है जो समाज के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे ऐसे संगठन पाए जाते हैं समाज में जो समाज के लिए उससे बेहतर काम कर सकते हैं जो अभी मौजूद है संगठन या अभी इंस्टीट्यूशन जो मौजूद है वो, और ये डिस्फंक्शन भी कर सकते हैं। फंक्शनल इक्विवेलेंस और फंक्शनल अल्टरनेटिव की बात किया है। तो ये फंक्शनल इक्विवेलेंट और फंक्शनल अल्टरनेटिव दो कॉन्सेप्ट दिया है आर्ट के मर्टन ने। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। फंक्शनल इक्विवेलेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि रिलीजन की जगह जो है वो कम्युनलिज्म ने ले ली है। रिलीजन की जगह जो है वो कम्युनलिज्म ने ले ली है। ठीक, अब ये इक्विवेलेंट हो गया ना, कि रिलीजन के बराबर क्या हो गया, कम्युनलिज्म। तो ये क्या है, दोनों सेम फंक्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, फंक्शनल इक्विवेलेंट कहा जाएगा। धर्म की जगह जो है वो धर्मनिरपेक्षता या नास्तिकता कह सकते हैं आप। ठीक, तो इसकी जगह जो है धर्म की जगह आप किसने ले ली है, धर्मनिरपेक्षता या नास्तिकता ने ले ली है, और दोनों सेम काम कर रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, कार्यात्मक समकक्ष कहा जाएगा, क्योंकि ये सेम काम कर रहे हैं। जो जो धर्म कर रहा था वही अब जो है नास्तिकता या धर्मनिरपेक्षता कर रहा है। कार्यात्मक विकल्प क्या है, फंक्शनल अल्टरनेटिव भी इसी को कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अभी काम कर रहे हैं। पहले क्या है, रिलीजन एजुकेशन का भी काम करता था। रिलीजन जो है वो एजुकेशन का भी काम करता था, धर्म जो है वो शिक्षा का काम करता था। लेकिन अब जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ गए जो
एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, फंक्शनल इक्विवेलेंट हो गया। ये फंक्शनल अल्टरनेटिव कहलाएगा। ठीक, ये तो कम्युनिज्म इक्विवेलेंट हो गया, लेकिन ये फंक्शनल अल्टरनेटिव कहलाएगा। तो कुछ संगठन जो पहले काम कर रहे थे वो खत्म हो गए, लेकिन उनकी जगह पे एक दूसरा इंस्टीट्यूशन आ गया जो अब वो काम कर रहा है। ठीक, फंक्शनल अल्टरनेटिव एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जो इंस्टीट्यूशन पहले थे वही बाकी रहे, बल्कि उसका एक अल्टरनेटिव दे दिया जाता है। उस पहले वो काम करता था, अब ये काम कर रहा है। जैसे फ्यूडलिज्म पहले था। ठीक, पहले फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म खत्म होकर कैपिटलिज्म आया। तो कैपिटलिज्म फ्यूडलिज्म का क्या है, एक अल्टरनेटिव है, फंक्शनल भी है। तो उसी को आर के मर्टन ने दो कॉन्सेप्ट दिया है। एक ये कहा है कि फंक्शनल इक्विवेलेंट, मतलब कि कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो बाद में तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके इक्विवेलेंट एक नया इंस्टीट्यूशन आ जाता है, जैसे कि रिलीजन की जगह पे कम्युनलिज्म आ गया। और फंक्शनल अल्टरनेटिव मतलब कि एक नया इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जाता है जिस पे आप निर्भर हो सकते हैं, एक नया संगठन बन जाता है जिस पे आप निर्भर हो सकते हैं। उसको उन्होंने फंक्शनल अल्टरनेटिव का नाम दिया। ठीक, तो होप ये सब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है फंक्शनल अल्टरनेटिव पॉस्टुलेट, कैसे उन्होंने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज करते वक्त क्या उन्होंने कहा है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। किसके पॉस्टुलेट थे और कौन कौन से पॉस्टुलेट थे, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर। एच हाइमन ने दिया है सबसे पहले। ऐसा नहीं है, अगर आपसे पूछे कि किसने रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर के बारे में सबसे पहले बात की है, तो आपको एच हाइमन पे टिक करना होगा। लेकिन एच हाइमन के बाद आर के मर्टन ने भी रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर की बात की है। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है कि सबसे पहले इन्होंने बात नहीं किया है, लेकिन बात किया है। Reference group act as a frame of reference to which people always refer to evaluate their achievements. तो हमारे सबके पास एक रेफरेंस ग्रुप होता है। एक हमारा बिहेवियर एक रेफरेंस ग्रुप होता है। हम एक रेफरेंस लेके हमेशा चलते हैं। देयर रोल परफॉर्मेंस, एस्पिरेशन एंड एम्बिशन। उनके रोल परफॉर्मेंस क्या है, क्या एस्पिरेशन है, क्या एम्बिशन है, वो सब हमारा क्या होता है, रोल मॉडल होता है। एक तरह से हम रेफरेंस के तौर पे चलते हैं। जैसे कि अगर हमको आर्मी में जाना है तो आर्मी हमारा रेफरेंस ग्रुप हो गया। ठीक, अब हम रोजाना दौड़ेंगे, सुबह जाके एक्सरसाइज करेंगे, ये सब चीजें क्या है, हाइट हमारी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम अपने रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर को डेवलप कर रहे हैं। ठीक, जैसा हम बनना चाह रहे हैं और उस बिहेवियर को हम अपना रहे हैं और अपने रेफरेंस ग्रुप में जाना चाह रहे हैं। तो हमारे सबके पास एक रेफरेंस ग्रुप होता है। हर आदमी के पास एक रेफरेंस ग्रुप होता है, हर समाज के पास एक रेफरेंस ग्रुप होता है। इंडियन सोसाइटी हमेशा कोशिश करती है वेस्टर्न सोसाइटी से कंपेयर करने की, वेस्टर्न सोसाइटी जैसा बनने की। ठीक, तो इस तरह से सारे चीजों, सारे समाज के पास, सारी सोसाइटी के पास, या सारे इंस्टीट्यूशंस के पास आप कर सकते हैं, या सारे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के पास एक रेफरेंस ग्रुप होता है। हर आदमी, कोई आईएएस ऑफिसर है वो हमारा रेफरेंस ग्रुप होता है। फिर हम अगर वो ऐसा बनना चाहते हैं तो हम उसी तरह पढ़ाई करेंगे। उसने क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाया था वो हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर में आ जाती हैं, जो एच हाइमन ने दिया था। बाद में आर के मर्टन ने भी उसको डिफाइन किया। संदर्भ समूह व्यवहार क्या होता है कि आपका जो संदर्भ समूह होता है उसी के जैसा आप व्यवहार करने लगते हैं उस समूह में शामिल होने के लिए। ठीक, संदर्भ समूह, संदर्भ के जैसे कि अगर कोई आदमी है वो वेस्टर्न बनना चाह रहा है, तो वेस्टर्न क्या हो गया, उसका संदर्भ समूह हो गया। मतलब वो पश्चिमी लोगों को कॉपी करना चाह रहा है, तो पश्चिमी लोग क्या हो गए, उसके संदर्भ समूह हो गए। अब उनके जैसे कपड़े पहन रहा है, उनकी जैसे स्टाइल अपना रहा है, आ, गाने भी अंग्रेजी गा रहा है। तो ये सब चीजें क्या हो गई, संदर्भ समूह हो गई एक तरह से। तो वो उसका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, उसके संदर्भ समूह की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हुआ। और उस बिहेवियर को उसने जानबूझ के चेंज किया ताकि वो अपने संदर्भ समूह में शामिल हो सके। तो हर समाज का, हर संगठन का, हर व्यक्ति का एक संदर्भ समूह होता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है। संदर्भ समूह संदर्भ के एक फ्रेम के रूप में कार्य करते हैं जिसके लिए लोग हमेशा अपनी उपलब्धियों, उनकी भूमिकाओं के प्रदर्शन, आकांक्षाओं और
महत्वाकांक्षाओं का मूल्यांकन करते हैं। तो उनका क्या प्रदर्शन था, क्या आकांक्षाएं थी, क्या महत्वाकांक्षाएं थी, वो सबको मूल्यांकन करके और उसी तरह अपना बिहेवियर बनाता है। इसी को आर के मर्टन ने संदर्भ समूह व्यवहार कहा है। सबसे पहले इसकी बात एच एस हाइमन ने की। ठीक, सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप की बात एच एस हाइमन ने की है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अमेरिकन ड्रीम। इसकी बात भी आर के मर्टन ने किया है। तो इसमें क्या कहा है उन्होंने अमेरिकन ड्रीम के बारे में? मर्टन आर्ग्यूज दैट द कल्चरल सिस्टम ऑफ द यूएसए वाज बिल्ट ऑन द अमेरिकन ड्रीम। इन्होंने कहा कि जो कल्चरल सिस्टम है यूएसए का, वो किस पे बना है? अमेरिकन ड्रीम पे बना हुआ है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो, उसका जो कल्चरल सिस्टम बना है वो किस पे बना है? अमेरिकन ड्रीम पे बना है। अब अमेरिकन ड्रीम होता क्या है? तो अमेरिकन ड्रीम क्या है? अ सेट ऑफ meritocratic principle which assured the American public that equality of opportunity was available to all। एक क्या है? प्रिंसिपल जो अश्योर करता है सारे अमेरिकन को कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब हर चीज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ना कास्ट के बेसिस पे, ना क्लास के बेसिस पे, ना कलर के बेसिस पे, बल्कि सारे लोगों को इक्वल माना जा रहा है। तो ये क्या है? एक तरह से अमेरिकन ड्रीम है जो अमेरिकन पब्लिक को दिखाया जा रहा है। ठीक, रिगार्डलेस ऑफ क्लास, जेंडर एंड इथनिसिटी। तो किसी भी लेवल पे उनको उनके साथ इनइक्वलिटी नहीं हो रही है, बल्कि इक्वलिटी मौजूद है सबके लिए। इसी को अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है और इसी पे पूरा अमेरिकन कल्चर जो है इस पे बिल्ड हुआ है। ठीक, ये आर के मर्टन का कहना है। अमेरिकन ड्रीम, मर्टन ने तर्क दिया कि संयुक्त राष्ट्र, अब यहाँ पे ड्रीम की जगह पे कहीं कहीं हो सकता है क्या होता है हिंदी में ड्रीम को? सपना, स्वप्न या सपना जो भी हो, देख लीजिएगा आप लोग भी। मार्टन ने तर्क दिया कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सांस्कृतिक प्रणाली, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसकी जो सांस्कृतिक प्रणाली है वो अमेरिकन ड्रीम पर ही बनाई गई है। और अमेरिकन ड्रीम क्या है? एक ऐसा सिद्धांत है जो ये बताता है कि अमेरिकी जनता को आश्वासन दिया जाता है कि वर्ग, लिंग या जाति की परवाह किए बिना अवसर की समानता सभी के लिए उपलब्ध है। मतलब सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं, ये अवधारणा बताई जाती है और इसी पे पूरे अमेरिका की सांस्कृतिक प्रणाली बनी हुई। ठीक, तो अमेरिकन ड्रीम क्या है? इसमें ये बताया जाता है कि किसी भी लिंग, वर्ग या जाति की परवाह किए बिना सारे लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराया जाता है। यही अमेरिकन ड्रीम है और इसी अमेरिकन ड्रीम पे जो अमेरिका की सारी सांस्कृतिक प्रणाली है वो बनी हुई है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है अमेरिकन ड्रीम का, आर के मर्टन ने बताया है। नेक्स्ट आता है रोल सेट। ठीक, रोल सेट लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, बाकी हम लोग कल करेंगे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। भूमिका सेट, रोल सेट या भूमिका सेट। तो रोल सेट क्या होता है? रॉबर्ट के मर्टन डिस्क्राइब रोल सेट as the complement of social relationship in which persons are involved because they occupy a particular social status। ठीक, तो रोल सेट क्या है? आपका कोई एक पर्टिकुलर स्टेटस होता है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे रोल करने पड़ते हैं। ठीक, वो सारे रोल का एक सेट होता है जिसको रोल सेट कहा जाता है। रॉबर्ट मर्टन के ने रोल सेट का वर्णन सामाजिक संबंधों के पूरक के रूप में किया है जिनमें व्यक्ति शामिल है क्योंकि वो एक विशेष सामाजिक स्थिति पर कब्जा कर लेते हैं। तो एक कोई स्टेटस होता है, एक पर्टिकुलर स्टेटस, पर्टिकुलर स्थिति होती है हर आदमी की और उससे रिलेटेड बहुत सारे रोल होते हैं। ठीक, उन सारे रोल को रोल सेट कहा जाता है। जैसे कि अगर एक कंपनी में मैनेजर है तो उसके बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे रोल होंगे जो वो कंपनी में करेगा। तो वो सारे रोल मिलाकर क्या हो जाएंगे? रोल सेट हो जाएंगे। क्योंकि ये मैनेजर है
तो इसका स्टेटस है मैनेजर का, तो इसको ज़रूरी है कि वो सारे रोल सेट को कंप्लीट करे जो इस मैनेजरियल पोस्ट से रिलेटेड है। ठीक, जो भी मैनेजर से रिलेटेड पोस्ट हैं, जो भी काम है, जो भी रोल है, जो भी भूमिका होती हैं, वो सारी भूमिकाओं को निभाना पड़ेगा और ये सारी भूमिका मिलाकर भूमिका सेट बनाती हैं, रोल सेट बनाती हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन अगर आपको करना हो तो 5 मिनट में कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? तो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज। तो रॉबर्ट के मर्टन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है आज, और उसमें उनकी मेथोडोलॉजी, इंपेरिकल अप्रोच, अनुभवजन्य दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा है। ठीक, सेल्फ फुलफिलिंग और डिफीटिंग प्रोफेसी, स्वयं को पूरा करने या पराजित करने वाली भविष्यवाणियां। फंक्शनलिज्म, कार्यात्मक के रूप के बारे में पढ़ा है। क्या रिपीट करना है बताइए, पूरा तो रिपीट नहीं कर सकते। लैटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, तो मैनिफेस्ट और लैटेंट फंक्शन के बारे में पढ़ा है। डिसफंक्शन के बारे में पढ़ा है, नॉन फंक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक, 3 पॉस्टुलेट के बारे में पढ़ा है जो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, जिसमें एक रेडक्लिफ ब्राउन पे था, बाकी 2 जो है वो मेलिनोस्की का था। रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर के बारे में पढ़ा है। फंक्शनल इक्विवेलेंट और फंक्शनल अल्टरनेटिव के बारे में पढ़ा है। संदर्भ समूह व्यवहार, अमेरिकन ड्रीम, रोल सेट के बारे में। इससे रिलेटेड कोई चीज अगर नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर लीव करते हैं। कल हम लोगों की क्लास जो होगी वो यूट्यूब पे होगी 5 बजे। ज्वाइन करिए आप लोग कल 5 बजे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।